नमस्कार, मैं हूं दीपक तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। एक बार फिर से खास मुलाकात का सिलसिला लेकर हाजिर हूं मैं, और आज के हमारे मेहमान हैं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी IAS विजय विश्वास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हार्दिक धन्यवाद। समय निकालने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए बिना किसी देरी के सीधा बातों का सिलसिला शुरू करते हैं आपके जन्म स्थल से, आपके होम टाउन से। मेरा होम टाउन हल्द्वानी है। ये नैनीताल ज़िले में आता है। नैनीताल ज़िला आप जानते हैं पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, अब इस समय वर्तमान में उत्तरांचल में है। आपने एजुकेशन कहाँ से लिया? मेरी जो प्राथमिक पढ़ाई हुई है वो हल्द्वानी में ही हुई है। वहाँ निर्मला कॉन्वेंट नाम का एक विद्यालय है, उसमें हुई है। और इंटर मैंने वहीं सेंट पॉल्स नाम का एक विद्यालय वहाँ से किया है। उसके बाद मैंने IIT कानपुर से ग्रेजुएशन किया है। और कुछ टाइम मैं इधर उधर थोड़ा विप्रो स्टार्टिंग कंपनी में काम करने के बाद उसके बाद फिर मैं सेवा में आया हूँ। तो आपने IIT कानपुर से बीटेक किया इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में? जी हाँ। बट सडनली बीटेक करने के बाद में IIT से आपका रुझान IAS की ओर कैसे बढ़ा? या मन बचपन से ही मन में एक सवाल था कि IAS बनना है? अब इसके दो कारण रहे। इसका एक तो मेरे पिताजी PCS सेवा में थे, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में थे जी। तो एक माताजी का बहुत बचपन में मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था। तो माताजी की इच्छा थी कि मैं भी उसी करियर को चुनूं जो मेरे पिताजी का करियर था। और दूसरा एक कारण था कि IIT कानपुर में जो सीनियर्स लोग थे उनको तैयारी करते हुए देखते थे, तो उन्होंने भी इंस्पायर किया, उन्होंने भी प्रेरणा दी कि यही करियर चुनना चाहिए। और दूसरा, इस करियर की कठिनाइयाँ और इस करियर से जैसे हम लोग आम लोगों की सेवा कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उनके जीवन में कुछ अंतर ला सकते हैं, ये 2 या 3 चीज़ें थी जिन्होंने प्रभावित किया। और इस करियर को चुनने का मैं इस निर्णय में अंतिम पहले से मन में पहले से ही था, लेकिन अंतिम निर्णय इन्हीं कारणों के कारण फिर हमने लिया कि इसी करियर के बारे में प्रयास किया जाए। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि हम इसमें आ पाए। जी बिल्कुल, साथ ही आपकी मेहनत भी रही। मगर जीवन के इस पथ में पहले IIT क्रैक करना, उसके बाद में IAS एज ए सक्सेसफुल IAS अपने आप को स्टेबल करना, प्रूव करना, ऐसा तो हुआ होगा कि लाइफ में कभी कठिनाइयाँ आई होंगी, परेशानियाँ आई होंगी, तो उस समय आपके लिए इंस्पिरेशन कौन रहा, कौन आपके लिए सपोर्ट रहा? अब देखिए, पहली बात आपने सक्सेसफुल IAS की बात कही। मैं पहले आपको बता दूं कि सक्सेसफुल तो एक बहुत बड़ा टर्म है। मैं अपने आप को एक सामान्य अधिकारी मानता हूं। और सक्सेसफुल होना, हमारे सामने बड़े बड़े उदाहरण हैं, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े मेरी सेवाओं में बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो मैं अपने आप को एक साधारण अधिकारी मानता हूं। और दूसरी जो आपने बात बताई कि हाँ, सेवा में कठिन समय आते हैं तो उस समय किसको याद रखते हैं? उस समय हमेशा मेरे दिमाग में मेरी माताजी रहती हैं। बचपन में, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से जीवन में जितनी कठिनाइयाँ सही, मैंने तो सबसे ज़्यादा कठिन उनको ही देखा। बहुत प्रारंभिक शादी के ठीक बाद पिताजी एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने अकेले में मुझे पाला, तो हमेशा उन्हीं का ध्यान रहा। और दूसरी बात, मैं ईश्वर पे अटूट विश्वास रखता हूँ। तो ईश्वर, जब भी कोई दिक्कत आती है, परेशानी रहती है, तो मैं ईश्वर की याद करता हूँ। तो इन दो लोगों का हमेशा साथ रहा, मतलब माँ का और ईश्वर का। ईश्वर ने हमेशा अपनी गोद में रखा। यही 2 कारण है कि परेशानी आते रहीं, लेकिन हम उभरते भी रहे। मेरठ से पहले आप सोनभद्र में थे, वहाँ आपका काम बहुत सराहा गया। मेरठ में जब आपने MD के तौर पर पद ग्रहण किया, तो कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ थीं जिन्होंने सबसे पहले आपका दरवाज़ा खटखटाया? क्योंकि डायरेक्टली आप एक टेक्निकल फील्ड में एंटर हो गए थे। वैसे मेरठ से ठीक पहले मैं मैनपुरी में DM था। और मैनपुरी से पहले मैं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 2 महीने MD था। उससे पहले मैं सोनभद्र में था जी। तो ये शायद साइट पर अपडेट नहीं हो पाया होगा। जी, वो साइट पर अपडेट नहीं हो पाया होगा। तो यहाँ मैं जिस समय आया था तो ये फरवरी का महीना था। तो फरवरी 2013 में मैं यहाँ आया था। तो बस उसके कुछ महीने बाद ही 2013 की गर्मियाँ आने वाली थी। तो मुझे वो समय याद है। तो पहला जो यहाँ पर हम लोगों को समस्या आई थी, वो यहाँ के जो लोकल फॉल्ट्स, रोस्टरिंग और यहाँ जो किसान भाइयों को जो दिक्कत रहती है, वो सब दिक्कतें आई थी। और
उन दिक्कतों को सामना करना, यहाँ पर डबल ग्रुप करना देहात में, क्योंकि यहाँ काफ़ी आप जानते हैं गन्ने की बेल्ट है, किसान लोग काफ़ी ज़्यादा जो है बिजली पर आधारित रहते हैं, उनका जो खेती है और काश्तकारी है बिजली पर आधारित रहती है। तो वो एक सबसे बड़ी समस्या थी और उसको फिर हम लोगों ने बांट के कैसे कैसे होता है तो उसको काफ़ी हद तक उसको सुलझाया है, क्योंकि समस्या यहाँ पे पश्चिम में बिजली की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने प्राइम एजेंडे में लिया हुआ है और आने वाले समय पे यहाँ पे आने वाले समय काफ़ी काम होने जा रहे हैं, काफ़ी हो चुके हैं और काफ़ी काम होने जा रहे हैं। तो हम आने वाले समय में काफ़ी कुछ समस्या का निदान कर चुके हैं और कुछ के लिए रास्ता बना चुके हैं कि जिस तरह से उनको डील करते हुए क्या रोड मैप रहेगा, क्या प्लानिंग रहेगी कि आने वाली उन समस्याओं का भी निदान कराया जा सके। सर, रेवेन्यू में जो आपने काम किया है, आप कंप्लीटली एज अ मैन ऑफ एक्शन रहे, क्या टेक्निकल और मेंटेनेंस में भी आगे भविष्य में कुछ ऐसे स्टेप्स आप लेने वाले? देखिए, टेक्निकल मेंटेनेंस में हम लोगों का ध्यान है। सबसे पहली बात यहाँ पे ऐसा है कि जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में जो एरिया है वहाँ पर ओवरलोडिंग की समस्या है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि ये समृद्ध इलाका है, दिल्ली के पास का इलाका है, तो यहाँ पर लोड एकदम काफ़ी ज़्यादा आता है। और जिस तरह के यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं, गांव देहात में ट्यूबवेल लग रहे हैं, तो उससे भी हमारे सिस्टम की लोडिंग होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वृहद अभियान चलाया हुआ है और इसके तहत गाँव में, मतलब गाँव से मतलब है कि छोटे छोटे एरियाज़ पे बिजली घर लगने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको अगर फिगर देना चाहूँ तो करीब 160 से 170 बिजली घर हम लोग आने वाले 2 साल में यहाँ इस एरिया पे लगाने जा रहे हैं, जिनके 95 के हम करीब करीब टेंडर कर चुके हैं। और 160 से 170 बिजली घर जब हमारे सब स्टेशन बन जाएंगे तो उससे काफ़ी हद तक ओवरलोडिंग की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ डायरेक्टली हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उनका अगर उनकी और वो और हम दोनों साथ साथ चलते हैं, वो है ट्रांसमिशन। अगर ट्रांसमिशन में कोई समस्या रहती है तो वो हमको भी प्रभावित करती है। तो ट्रांसमिशन के एरिया में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है 220 के 132 के बड़े बिजली घर आने वाले समय पर लगने वाले हैं। तो आने वाले समय में 1 साल के बाद आप यहाँ काफ़ी अंतर देखेंगे कि जो ओवरलोडिंग की समस्या है तो इससे निदान हो जाएगा। जो फॉल्ट्स आते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, मेंटेनेंस की दिक्कतें होती हैं, उसका एक प्रमुख कारण सिस्टम की ओवरलोडिंग रहती है। तो जितनी ओवरलोडिंग रहेगी वहाँ उतने ज़्यादा फॉल्ट्स आएंगे। तो वो ओवरलोडिंग दूर होगी तो उसका जो सबसे प्राइमरी कारण है वो वाला जो है दूर हो जाएगा। साथ ही साथ जो बिजली घर हैं, बिजली घर की मेंटेनेंस और इस सब के बारे में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। हम आने वाले समय में अपना जो प्रणाली है, जिस तरह से मेंटेनेंस करी जाती है, उसमें बदलाव लाने जा रहे हैं। उसमें हम जो नए हमारे जो हम प्रयास ये करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है पावर ट्रांसफार्मर की। पावर ट्रांसफार्मर अगर एक बार कहीं का फेल हो जाता है तो काफ़ी बड़े एरिया में उसका प्रभाव पड़ता है और साथ साथ उसका जो हमें फ़र्क पड़ता है, वित्तीय फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि एक पावर ट्रांसफार्मर को ठीक कराने में करीब करीब जितनी लागत का पावर ट्रांसफार्मर होता है 40-50 लाख का जो है उतनी खर्चा आ जाता है। तो हम शायद अगर कैपेसिटी एग्यूमेंटेशन किया जाए इन सारी चीज़ों का तो वो प्रॉब्लम, कैपेसिटी ऑगमेंटेशन भी कर रहे हैं और साथ में मेंटेनेंस का तरीका बदल रहे हैं। जिन कंपनी से हम ट्रांसफार्मर की रिपेयर कराएंगे, हमारा प्रयास ये है कि कुछ समय के लिए 2 या 3 साल के लिए, उन लोगों की शिकायत ये रहती है कि हम लोग उसको मेंटेन अच्छे से नहीं करते हैं, इसलिए वो इक्विपमेंट्स जल्दी जल जाते हैं, पावर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा एक सिस्टम इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका मेंटेनेंस का काम भी उन्हीं को दे दें और उसको जो है जो फाइनेंशियल क्रेडिट होता है उसको इनबिल्ट कर लें टेंडर में, जिससे कि उनकी बात भी रह जाए, गारंटी पीरियड में ट्रांसफ़र नहीं चलेंगे, उनको भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी मेंटेनेंस हो जाएगी, लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल पाएगी। तो ये विन विन सबके लिए रहेगा। तो हमारा आने वाले समय में जो टेंडर रहेंगे उसमें यही प्रयास है कि तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, हम हैं और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं और तीसरा जो हमारा सिस्टम है, तीनों के लिए जो है चीज़ें अच्छी हैं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं आने वाले समय में। मेंटेनेंस कार्य हो गया, मगर रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो थेफ्ट एक बहुत बड़ा नुकसान है जो विद्युत विभाग को हो रहा है। थेफ्ट पर, चोरी पर आपने नकेल कसने के लिए क्या स्टेप्स? देखिए, ऐसा है, अगर आपको याद हो, जनवरी और फरवरी में थेफ्ट प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा अभियान यहाँ पे चलाया गया था और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा था। हम
उन जगह भी गए थे जहाँ पर पहले कभी नहीं जा पाते थे, किन्हीं कारण से चेकिंग नहीं हो पाती थी, वहाँ भी चेकिंग करी गई और काफ़ी सफलतापूर्वक चेकिंग करी गई। चेकिंग में हम लोगों ने इस बार थोड़ा सा पैटर्न अपना बदला था। पहले ये रहता था कि एकदम गुरिल्ला वॉर टाइप का हुआ करता था और एकदम वहाँ लोग जाते थे, फिर भीड़ भाड़ इकट्ठी होती थी और उसके बाद फिर मतलब एक अजीब सा मतलब माहौल बन जाता था और मतलब एक अविश्वास की बात रहती थी। तो हमने इस बार थोड़ा बदलाव लाए थे। हम लोगों ने पहले वहाँ कैंप लगाए, उस जगह पे जाके कैंप लगाए। हम लोगों ने उनसे कहा कि आप अपने आप जिनको कनेक्शन लेना है वो कनेक्शन लें, जिनको जो है जिनके मीटर में अगर कोई इन्होंने अगर कुछ गड़बड़ कर रखी है जानबूझ के या किसी बहकावे में आके, तो हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड में एक प्राविधान है कि सेल्फ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सेल्फ डिक्लेयर करें। यहाँ करीब 80-90 लोगों ने यहाँ सेल्फ डिक्लेयर करा कि उनके मीटर में दिक्कत है, हाँ गलती सुधारने का मौका रहता है, तो वो करा गया। और उसके बाद फिर हम उन अभियान पे हमने वहाँ अभियान चलाया, तो अभियान काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और जनवरी-फरवरी महीने में हमें काफ़ी ज़्यादा जो है इसका लाभ मिला था। अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो एबीसी वायर्स, एरियल बंच्ड केबल्स और साथ में हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का भी क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? देखिए ऐसा है कि HVDS सिस्टम जो है इसका तो हम इम्प्लीमेंटेशन गांव देहात में करते हैं। अभी जो नई RGY की योजना आई हुई है इसमें HVDS के तहत ही जो विद्युतीकरण करा जाता है उसके तहत ही करा जाता है। शहर में एरियल बंच कंडक्टर्स को जो है हम लगाते हैं और वहाँ से इसके दो फ़ायदे रहते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ऑफ कोर्स जो चोरी वाली जो बात बताई आपने ये रहता है, और दूसरा फ़ायदा इसका रहता है क्योंकि ये कवर्ड रहता है तो इससे जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होते हैं इसके होने में इसकी मतलब कम वहाँ कमी आ जाती है। तो घनी आबादी में ABC कंडक्टर्स को भी लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम अपने कंज्यूमर्स पे विश्वास लाना चाहते हैं कि वो पहली बात तो किसी बहकावे में ना आए और अपनी बात को सेल्फ डिक्लेयर करें, और साथ ही साथ अगर कभी कोई गलती हो गई है तो उसको आगे आके बता दें जिसको सुधारा जा सकता हो। सर, एक कांस्टेंट पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स जैसे ये APDRP अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके अंतर्गत आने वाली चीज़ें थी, जिसके तहत पावर लॉस के साथ में कांस्टेंट पावर भी प्रोवाइड की जाती थी। अगर हम टाइम की बात करें तो मेरठ का अब जैसे सरसराहट के है कि मेरठ स्मार्ट सिटी के अंदर आ सकता है, जिसके तहत 24 घंटे तक बिजली प्रोवाइड करने का एक सपना देखा जा रहा है। देखिए इसकी जो स्मार्ट सिटी का पूरा कॉन्सेप्ट का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने भी अखबार में पढ़ा हुआ है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि पावर भी स्मार्ट सिटी का एक महत्वपूर्ण अंग होगा, तो उसमें उसकी तैयारी के लिए हम आने वाले समय में मेरठ में खूब काम करने जा रहे हैं। यहाँ पर RAP-DRP पार्ट B के तहत काफ़ी ज़्यादा क्षमता वृद्धि होगी। यहाँ जहाँ हमें जगह मिल जाएगी और जहाँ आवश्यकता होगी और जहाँ लगना होगा वहाँ हम हर जगह ट्रांसफार्मर लगाने की स्थिति पे हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ा काम आया हुआ है। यहाँ पे 11 kV फीडर्स, यहाँ पर नए बिजली घर की क्षमता वृद्धि, यहाँ पे ट्रांसफार्मर्स, काफ़ी काम हम यहाँ पर करा सकते हैं। बस जो हमें आवश्यकता होगी वो जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी, और हमें आवश्यकता होगी जगह पर लगाने के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होगी। हमें आवश्यकता होगी तो वहाँ पर राइट ऑफ वे निकलने के लिए आवश्यकता होगी, जहाँ पर हम अपने खंभे ले जा सकें, जहाँ पर हम अपनी केबल्स डाल सकें, जहाँ पर हम अपने ट्रांसफर रख सकें। अगर हमें ये सब सहयोग पूरा मिल जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मेरठ की जो पावर की जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये कि मेरठ के हिस्से में तो छप्पर फाड़ कर लाभ आने वाला है। मगर सर, संविदा विद्युत कर्मी आज के डेट में विभाग के लिए एक रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। मगर आए दिन हम अखबार में भी पढ़ते हैं और धरने प्रदर्शन भी होते हैं कि 10 महीने से उनको वेतन नहीं मिला, 3 महीने से वेतन नहीं मिला। फैसिलिटीज़ के नाम पे उन लोगों को कहीं ना कहीं सप्रेस किया जाता है। और आप अगर आमतौर पर देखेंगे तो शायद सुरक्षा उपकरण ऊपर से तो मुहैया कराए जाते हैं, मगर जे लेवल पर या बिजली घर लेवल पर वो उनको प्रोवाइड नहीं किए जाते, या उसका क्या कारण? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जी। एक तो ऐसा है कि आपने बात सही कही कि संविदा कर्मी कहीं कहीं पे बेचारों को बहुत ही दयनीय स्थिति में काम करना पड़ता है। इसमें हम लोगों ने इस बार प्रयास किया, माननीय हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका इसमें काफ़ी अग्रणी जो है भूमिका रही। उन्होंने एक व्यवस्था करवा ली कि जो ये संविदा कर्मी हैं उनको ये जो एक नई जो ये लेबर स्कीम के तहत जो और लेबरर्स होते हैं उसके तहत इनको भी रजिस्टर कराया जा सकता है। तो मेरे को आपको बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ करीब 50% से ज़्यादा लेबरर उस स्कीम के तहत रजिस्टर हो गए हैं। उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर
कोई दुर्घटना हो जाती है, हम अपने जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है जी। उसके तहत मात्र 1.5 लाख रुपए उसकी फैमिली को दे पाते थे। जो विभाग की ओर से होता है या जिस ठेकेदार की नहीं नहीं, ओर से होता है? ये जो है हमारी व्यवस्था रहती है, हम उसको मतलब दिलवाते हैं, लेकिन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ही दिलवाते हैं। वो बाद में कॉन्ट्रैक्टर से डिडक्ट कर लिया जी हाँ। लेकिन अब जो व्यवस्था आ गई है उसके तहत 5 लाख रुपये उसकी फैमिली को मिल सकते हैं। खैर किसी की डिसीज्ड, अगर किसी की फैमिली में अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो कोई पैसा किसी भी तरह से उस दुख को नहीं कर सकता, लेकिन तब भी मतलब कुछ जो है राहत इसमें मिल सकती है। इसके अलावा इसमें 13-14 और स्कीम्स हैं जिसके तहत हमारे श्रमिकों को उसका फ़ायदा मिल सकता है। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप की बात है, उसमें उनको साइकिल मिलने की बात है, तो काफ़ी उसमें फ़ायदे हैं। तो हम लोग करीब 50-60% का आंकड़ा पार कर चुके हैं। दूसरी जो आपने बात बताई कि वेतन सही समय पे ना मिलना, लेट हो जाना जी, इसके लिए हम एक अपना मैकेनिज़्म बना रहे हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि कहीं पे ठेकेदार की तरफ से दिक्कत रहती है, कहीं पर हमारे विभाग की तरफ से दिक्कत रहती है। तो क्यों वो मैं बता रहा हूँ आपको, कड़ी ओमिट करके डायरेक्ट वर्कर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्यों नहीं लिया जाता? उसकी जो है उसकी तकनीकी दिक्कतें रहती हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं इसमें प्राइमरी जो है हम लोग रहते हैं और सेकेंडरी जो है मतलब हमारा और जो लिंक रहता है वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर इसलिए रहता है कि उसमें कुछ लेबर लॉस की कुछ दिक्कतें आती हैं। लेबर लॉस से लेबर लॉ कुछ बीच में आड़े आती हैं जिसके तहत हम सीधे उनको जो है एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जैसे रोडवेज में जो संविदा कर्मी थे, अब उन्हें डायरेक्ट पेमेंट विभाग के द्वारा होने लगा है। तो क्या फर्दर फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर कोई स्टेप? अब इसके बारे में जो आपने रोडवेज़ की बात बताई है, इसके जो ये बात है इसको हायर मैनेजमेंट के सामने रखा जाएगा और प्रयास करा जाएगा कि कुछ हल अगर संभव हो कुछ इस तरह का तो निकाला जा सके। बहरहाल जो अभी वर्तमान व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए हम लोगों ने कुछ ये व्यवस्था करी है कि ये देख पाएँ कि जो बिल्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सही समय पर हमारे अधिकारियों को दे पाएँ और अधिकारियों से हमें सही समय पर मिल पाए, जिससे कि हम लोग उनका ससमय पेमेंट कर सकें। ठीक है सर, आज पूरा इंडिया, पूरा भारत डिजिटलाइजेशन की ओर भाग रहा है, तो क्या विद्युत विभाग में कहीं आपको महसूस होता है कि डिजिटलाइजेशन की ज़रूरत है, इंटरनेट के द्वारा और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है? देखिए इसमें कदम बढ़ाया जा चुका है और REP-DRP पार्ट ए योजना के तहत जो हमारी मीटरिंग और बिलिंग और जो हमारा जो कलेक्शन है वो पूरा सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से और पूरा जो है हमारा जो है इसी के माध्यम से डिजिटल के थ्रू ही जो है डिजिटल जो हमारे के थ्रू ही हमारा होता है। हमारा पूरा जितना जो डेटाबेस है वो टोटली जो है ऑनलाइन है और जो हमारे कंज्यूमर्स का है वो है। इसके फ़ायदा उठाने के लिए अब हम लोगों ने प्रयास कर लिए हैं, लोगों को अवेयर। इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ करीब 50-60% लोगों के हम लोगों ने पूरी कंपनी में जितने शहरी कंज्यूमर्स हैं सबके जो है फ़ोन नंबर्स कलेक्ट कर लिए हैं जी। तो अब बाकी जो लोगों के भी फ़ोन नंबर्स हम कलेक्ट कर रहे हैं। इनका फ़ायदा देने का जो आप लोगों ने बात बताई है उसको हम ऐसे करने का हमारा प्रयास है और कुछ हद तक शुरू भी हो गया है कहीं कहीं टाउन्स पे कि जब हमारा किसी का अगर बिल देना हो तो उसकी ड्यू डेट क्या है और यदि उसका बिल हमें प्राप्त हो गया है तो उसको एक्नॉलेज करने की बात की, हाँ एक्नॉलेज आपका हमें पैसा प्राप्त हो चुका है। साथ में उसको एक बार चेतावनी देने के लिए कि अब आपका पैसा भी प्राप्त नहीं हुआ है, ड्यू डेट गुजर गई है तो कभी भी डिस्कनेक्शन हो सकता है। और साथ ही साथ हमारा जो आगे प्रयास है कि थोड़ी तैयारी के बाद हम अपने कंज्यूमर्स को ये बता सकें कि क्या पावर आउटेज का टाइम रहेगा कि ये 3 घंटे 4 घंटे किसी कारणवश हम पावर नहीं दे पाएंगे तो उनको SMS के थ्रू हम ये बात दिला सकें। साथ ही साथ आपने बात सही कही है कि नया डेवलपमेंट हो रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आपको मैं बताऊं 2 टाउन में हम लोग स्मार्ट मीटर्स लगवा रहे हैं जिसमें हम 2 वे टॉकिंग रहेगी। उसके तहत ये रहेगा कि जो हमारे जो आपने कन्वेंशनल तरीके में देखा होगा कि मीटर रीडर घर में जाते हैं, मीटर रीडिंग करते हैं, उसके बाद उसको बिल देते हैं, उसमें ये व्यवस्था नहीं रहेगी। उसमें सीधे जो मीटर से डेटा हमारे पास आ जाएगा, RF बेस्ड मीटर हैं और हम कंज्यूमर्स का पूरा वहाँ अगर हमारे पास डेटा होगा, उनका ईमेल और वो हम टाउन का लेंगे तो सीधे उनको अपने आप के पूरे के बिल उनको अपने आप घर में पहुँच जाएंगे। इसके चलते मीटर रीडिंग से संबंधित धांधलेबाजी भी तो काफ़ी हद तक रुक जाएगी क्योंकि ये पायलट बेस्ड अभी प्रोग्राम है और बहुत हम करीब एक पूरा टाउन ले रहे हैं, 7-7 8-8 हज़ार कंज्यूमर्स का टाउन ले रहे हैं, 2 टाउन हम लेंगे तो इस तरह का काम पहले कहीं हुआ नहीं है। तो अगर इसमें हम लोग सफल हो जाते हैं जी तो उसके बाद हम इनको महानगरों में भी इस कार्यक्रम को लेके आएंगे, मेरठ में और गाजियाबाद में, यहाँ पर भी इसको लाया जाएगा। 1938 से
अब तक जो हमारा ब्रेक डाउन अटेंड करने का जो तरीका है, अगर एक छोटी लाइन का भी हम कंसिडर करें तो 100 से 200 खंबे होते हैं, वही एक एक खंबे को क्लाइम करना और उस पर चेक करना कि हाँ फॉल्ट है या नहीं, उसमें अब तक कोई बदलाव नहीं आया। शायद अगर उसमें कोई बदलाव आए, जैसे अगर हम उसमें एलिवेटर वैन्स यूज़ करें या कुछ यूज़ करें, तो शायद वो जो ब्रेक डाउन का पीरियड है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकता है। नहीं, आपकी बात सही है कि एलिवेटर वैन्स का यूज़ करना, वैसे जो नई टेक्नोलॉजी है उसके तहत जैसे बहुत जगह ऐसा हो गया है, नोएडा में कहीं कहीं जगह पे है कि वहाँ उन्होंने रिंग मेन्स बना रखी हैं कि यदि एक जगह की सप्लाई अगर कहीं से टूट जाती है तो उस सर्किट को बाहर लेके दूसरी जगह से सप्लाई दे देते हैं। तो इसका प्रयास हम यहाँ अपने आपके मेरठ में भी करेंगे। एलिवेटर वैन्स का आपका सुझाव काफ़ी अच्छा है, हम प्रयास करेंगे कि उसको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे ले आएँ। बहुत बढ़िया। साथ ही एक दीमक बन भ्रष्टाचार विद्युत विभाग की रगों में घुलता जा रहा है, उस पर नकेल कसना बहुत ज़रूरी है। रेवेन्यू में हमने आपका वर्क देखा, मुझे याद है जब आप खुद बाइक पर बैठकर चेकिंग के दौरान निकल पड़े थे, तो क्या भ्रष्टाचार की ओर भी कुछ कड़े कदम उठाने का मूड? देखिए, इसमें ऐसा है कि भ्रष्टाचार से हमारा विभाग त्रस्त है, मैं मानता हूँ। इसमें हम ये प्रयासरत हैं कि जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो किसी भी तरह से किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें, और यदि कहीं किसी प्रकार की शिकायत आ रही है, यदि वो हम पर विश्वास करते हैं तो पहले हमें बताएं। कोई भी मेरे पास बहुत सारे कंज्यूमर्स आते हैं, वो कहते हैं कि इसने पैसा लिया, उसने पैसा मांगा, और जहाँ तक अगर हम उसको ट्रैक आउट कर लेते हैं, कहीं पर उसका सबूत होता है, कभी किसी की फ़ोन की रिकॉर्डिंग होती है, तो वहाँ अपने कर्मचारियों पर खुद उनको सस्पेंड कराते हैं, खुद कार्रवाई करते हैं, कहीं पे एफआईआर भी कराते हैं। लेकिन यदि कोई सबूत नहीं रह जाता है तो फिर हम लोगों के लिए कोई लीगल एक्शन उठाना बड़ा कठिन रहता है। तो इसमें मेरा सभी कंज्यूमर से ये अनुरोध है, हम पर विश्वास करते हैं तो हमें बताएं। इन केस अगर उनको लगता हो कि ये विभागी हैं, विभाग में दिक्कत आएगी, तो हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में एक विजिलेंस का ऑफिस होता है जी। मेरठ में भी आपके विजिलेंस का ऑफिस है, तो विजिलेंस ऑफिस में जाके उनको ये बताएं, और वो अपना फिर उसके बाद ट्रैप बनाते हैं, और ट्रैप बनाने के बाद फिर वो संबंधित कर्मचारी यदि कोई उत्कोच अगर की मांग कर रहा हो उनसे, तो उसको ट्रैप कराते हैं। अभी हमारे यहाँ का उदाहरण है कि एक हमारे यहाँ के ऑफिसर थे, तो इसी तरह की घटना हुई थी और उसमें वो पकड़ में आ गए थे। तो इसी तरह से अगर किसी को लगता हो कि कोई किसी को परेशान कर रहा हो तो वो हमें बताएं, विजिलेंस को बताएं, और किसी भी तरह से उसका सहयोग ना करें। अगर आप इस तरह का कंडक्ट रखेंगे तो हमें बल देंगे, और साथ ही साथ पूरे विभाग को जो है इससे फ़ायदा पहुंचेगा। और कहीं भी अगर ऐसी एक दो घटना अगर एक दो हो जाती हैं तो उसके बाद उसका इम्पैक्ट अपने आप सुधार में आ जाता है। तो किसी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें, कोई भी समस्या हो आप सीधा संपर्क करें हायर अथॉरिटी से और उस चीज़ से उन्हें अवगत कराएं। सर, इनमें एक मैसेज जो आप पब्लिक को देना चाहें, साथ ही विद्युत कर्मियों को। देखिए, पब्लिक से पहले मैं विद्युत कर्मियों को मैसेज देना चाहूँगा कि कंज्यूमर्स के साथ बहुत संयम के साथ और बहुत आदर के साथ पेश आएँ, क्योंकि कभी गर्मी रहती है, लोग थोड़े परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो इस वजह से उनके साथ बड़े संयम के साथ बात करें। और दूसरा, मैं पब्लिक के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी ख़राब हो सकते हैं, उनको लेके पूरे विभाग की धारणा ना बनाएं। काफ़ी लोग यहाँ हमारे अच्छे भी हैं, और कभी कभी दिक्कत रहती है तो उसमें संयम से काम लें, और अगर कोई बात रहती है तो स्टेप बाय स्टेप आप हायर अथॉरिटी को बताएं। और साथ में किसी भी तरह से बिजली चोरी में लिप्त ना रहें। बिजली चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है, राष्ट्र के रिसोर्सेज की जो है, स्रोतों की इसमें चोरी होती है, और हम सब आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। हम पर विश्वास रखें, हम आपकी जो आकांक्षाएं होंगी, जो रहेंगी, उसको पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो ये थे हमारे साथ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी IAS विजय विश्वास पंत, जिनके साथ हमने विद्युत संबंधी बातों पर चर्चा की, और उन्होंने हमें बताया कि विभाग किस तरह से काम कर रहा है। काम हो रहा है, बस जनता को विश्वास करने की जरूरत है। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे नई कड़ी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। नमस्कार।